नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हमने देखा था पिछली क्लास में, पहली क्लास में, कि भारत में एक ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार हेतु आई थी, कैसे कैसे करके भारत में उसकी शासन की स्थापना हो जाती है। वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश परम सत्ता का विकास कैसे होता है ना। पहले जो व्यवहार में था, अब सैद्धांतिक कैसे हो जाएगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। दिल्ली दरबार लगाया जाता है जहाँ पर घोषणा की जाती है 1857 के बाद से संवैधानिक आधार पर, घोषणात्मक आधार पर ब्रिटिश परम सत्ता भारत में देखने को मिलती है। उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो अंग्रेजों की विजय हुई, तो विजय के पीछे जो अंग्रेजों के सबल पक्ष थे वो क्या क्या थे और भारतीयों के दुर्बल पक्ष क्या क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी अपनी शासन यहाँ पर स्थापित कर सकी। तो ये दो टॉपिक आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक डालिएगा, ब्रिटिश परम सत्ता का विकास। ब्रिटिश परम सत्ता का विकास, यानी कि इससे पहले देखें तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 64 में बक्सर हुआ, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, 72 से उसके बाद से द्वैत शासन की स्थिति देखने को मिली, है ना। उसके बाद शासक की जो भूमिका थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। जो देसी रियासत थी उनको अपने अंदर कंट्रोलिंग किया गया, है ना। उन सभी को सहायक संधियों के माध्यम से सब पर नियंत्रण रखा गया। तो यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश परम सत्ता दिखाई दे रही है, लेकिन कैसे व्यवहार में दिखाई दे रही है, सैद्धांतिक तौर पर नहीं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर कब से होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो हमने पीछे देखा था कि 1813 में हेस्टिंग ने परम सत्ता का विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया और उसने ऐसा विचार दिया कि जो व्यवहार में यहाँ पर परम सत्ता देखने को मिलती है वो व्यवहार में ना होकर अब घोषणात्मक रूप से होना चाहिए, यानी कि घोषणा कर देना चाहिए कि ब्रिटिश परम सत्ता जो है भारत में सर्वोपरि है और जितने भी देसी रियासत है, सभी देसी रियासत क्या है, उनके अधीन है, एक दूसरे से अलग है ना। तो यहाँ पर घोषणात्मक रूप से करने की यहाँ पर बात की गई। उसने मुगल, ठीक है, उसने मुगल जो अब एक शासक नहीं रहे थे, उनको जो दिए जाने वाले जो भी औपचारिक सम्मान था, यानी कि मुगल जितने भी शासक थे उनको क्या किया गया कि उनको पेंशन पे बैठा दिया गया कि आप पेंशन लीजिए, सुख सुविधाएं लीजिए और जितना भी शासन संचालित करने की बातें हैं वो सारी हमारे क्षेत्र में रहने दीजिए। तो उसने ऐसा भी विचार दिया कि जो भी मुगल थे, ठीक है, मुगल शासक जो थे अब वो शासक नहीं रहे और साथ ही उनको जो औपचारिक सम्मान दिया जा रहा है वो अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी किसका, हेस्टिंग का विचार था, है ना। इसने विचार प्रस्तुत किया कि भारत में जितने भी देसी रियासत है उन सभी की जो स्थिति है ना, जितने भी देसी रियासत है, सभी देसी रियासतों की स्थिति ब्रिटिश के अधीनस्थ होनी चाहिए, एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। यानी कि जितने भी देसी रियासत हैं उन सब का एक दूसरे से संबंध नहीं होना चाहिए, उन सब का संबंध जो है एक दूसरे से पृथक होना चाहिए और साथ ही ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके अधीनस्थ यहाँ पर होना चाहिए। 1857 का विद्रोह होता है, आप सभी को पता है, और 1857 के विद्रोह तक जो है ब्रिटिश परम सत्ता व्यवहार में रहती है और 1857 के विद्रोह के पश्चात यहाँ पर क्या होता है, 1858 में घोषणात्मक रूप से ब्रिटिश परम सत्ता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, अब सम्राट का शासन चलाया जाता है। तो ये जो पहले व्यवहार में थी, घोषणा कब से प्रारंभ की गई उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कैनिन की बात करें तो कैनिन ने आगरा और लाहौर में दरबारों का आयोजन किया और इसके माध्यम से ब्रिटिश परम सत्ता की घोषणा की, है ना। सर्वप्रथम कौन, कैनिन। 1876 ईस्वी में, ये समय लिखते हुए चलिएगा, महत्वपूर्ण है।
1876 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कानून पारित किया गया और कानून पारित करके ब्रिटिश की जो रानी थी, ब्रिटेन की जो रानी थी, उसको भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। कब? 1876 में। कहाँ? ब्रिटेन में कानून पारित किया गया और उस कानून के माध्यम से ब्रिटेन की जो रानी थी उसे भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। और 1877 में लिटन के द्वारा पहला दिल्ली दरबार लगाया गया। प्रथम दिल्ली दरबार, है ना। तो 1976 में ब्रिटेन में कानून पारित किया गया और उसके माध्यम से जो ब्रिटेन की रानी थी उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया, प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और उसी में इस उपाधि की घोषणा की गई कि ब्रिटेन की जो महारानी है अब भारत की साम्राज्ञी है ना। तो समय काल याद रखिएगा 1876 और 1877। उसके बाद देखें तो 1877 के बाद दूसरा दिल्ली दरबार लगाया जाता है ना। कब? द्वितीय दिल्ली दरबार। समय काल देखें तो कब है? 1902 ईस्वी में दूसरा दिल्ली दरबार लगाया जाता है। इस समय काल पर कौन था? कर्जन। और कर्जन के द्वारा दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और इसके माध्यम से जो ब्रिटिश सम्राट थे उस समय काल पर देखें तो एडवर्ड सप्तम ब्रिटिश सम्राट थे, उनको किंग एम्पेरर की उपाधि की घोषणा किया गया कि वो अब यहाँ पर किंग एम्पेरर है। तो दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया 1902 ईस्वी में, किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। उसमें ब्रिटिश सम्राट थे एडवर्ड सप्तम, उनको किंग एम्पेरर की जो उपाधि थी उनके इस उपाधि की यहाँ पर घोषणा की गई। उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 ईस्वी में। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में आयोजित किया गया और इसमें जो ब्रिटिश सम्राट थे कौन? जॉर्ज पंचम। इस समय काल पर ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। उनको किंग एम्पेरर की उपाधि दी गई, यानी कि जो उनकी उपाधि थी उसकी यहाँ पर घोषणा किया गया। कब? तृतीय दिल्ली दरबार। ठीक है। तो जो ब्रिटिश परम सत्ता का व्यवहार में अगर देखने को मिलता था 1857 में, 1857 के बाद से संवैधानिक रूप से देखने को मिलती है। पहला आगरा लाहौर में दरबार आयोजित करके वहां पर घोषणा किया गया। उसके बाद 1876 में कानून पारित करके ब्रिटेन की रानी को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई और 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगाकर इस उपाधि की घोषणा की गई। 1902 ईस्वी में दूसरा दिल्ली दरबार लगाया जाता है और दूसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जो एडवर्ड सप्तम थे उनको किंग एम्पेरर की जो उपाधि थी उसकी घोषणा की गई। और फिर तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगाया जाता है, आयोजित किया जाता है और यहाँ पर जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनके किंग एम्पेरर की जो उपाधि थी उसकी घोषणा यहाँ पर की गई। तो 1858 से ब्रिटिश परम सत्ता का औपचारिक, घोषणात्मक, है ना, सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर स्थापित हो गया। यानी कि जो ब्रिटिश परम सत्ता पहले व्यवहारिक था, अब यहाँ पर घोषणात्मक, सैद्धांतिक रूप से क्या हो गया? स्थापित हो गया। क्लियर है यहाँ तक बातें? और साथ ही यहाँ पर देखें तो इसके साथ ही क्या हुआ कि जितनी भी देसी रियासत थी सभी रियासतों की इसके साथ ही जो भी संप्रभुता थी, संप्रभुता यहाँ पर समाप्त हो गई। क्लियर है इतनी बातें? तो कैसे कैसे यहाँ पर परम सत्ता का विकास हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर एक नीति देखने को मिलती है इस समय काल पर, अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति या फिर इसी को हम ब्रिटिश पैतृकवाद कह लेते हैं। इसी को ब्रिटिश पैतृकवाद कह लेते हैं। दोनों शब्द को समझते हैं। जो ब्रिटिश थे, है ना, तो मतलब यहां पर परम सत्ता का क्या होगा? विकास हो गया। तो ब्रिटिश देसी रियासतों के संरक्षक के रूप में यहां पर
उभर के चले आए। क्योंकि यहाँ पर देखें तो अब इनकी संप्रभुता समाप्त हो गई। इसके साथ ही यहाँ पर पूरा अपना घोषणात्मक रूप से यहाँ पर परम सत्ता का विस्तार कर लिए कि यहाँ का जो राजा है, सम्राट है, सम्राज्ञी है, वो ब्रिटेन का राजा हो या रानी वही है। तो इसी के साथ ही ब्रिटिश देसी रियासतों के संरक्षक के रूप में उभर गए और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जिसमें वो सर्वोच्च थे, यानी कि सबसे ऊपर ब्रिटिश थे और जो देसी रियासत थी, देसी रियासत इसके अधीनस्थ इकाइयों के रूप में उभर गए, है ना। इन सभी ब्रिटिश रियासतों को अधीनस्थ इकाइयों के रूप में अपने आप से जोड़ लिया और इसी नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कही गई। ठीक है, तो ये क्या है अधीनस्थ संघ की नीति? कि परम सत्ता के विस्तार से, है ना, परम सत्ता का विकास जो हो गया, इसके माध्यम से जितने भी ब्रिटिश मतलब जितने भी देसी रियासत थी वो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत आ गई, है ना। सभी को ये अपने अधीनस्थ जोड़ लिए और इसी को अधीनस्थ संघ की नीति कही गई। इसी को ब्रिटिश पैतृकवाद भी कह लेते हैं, यानी कि ये ब्रिटिश पैतृकवाद का दृष्टिकोण भी था और देसी रियासत क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप ने औपचारिक रूप यहाँ पर ग्रहण कर लिया। ब्रिटिश पैतृकवाद का मतलब कि यहाँ पर जितने भी देसी रियासत है सभी देसी रियासत ब्रिटिश के अधीन आ गए, यानी कि ये एक देसी रियासतों के पिता के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। पिछले ही हमने देखा था पहले ही कि उनकी नीति क्या थी कि जितनी भी देसी रियासत है सभी देसी रियासतों को क्या बोलते थे कि अगर आप दोनों में अगर संघर्ष की स्थिति होती है तो आप खुद से संघर्ष ना करें, हमारे पास आए संघर्ष के समाधान हेतु, है ना, हम समाधान करेंगे। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, इनके एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं। इसी चीज को ब्रिटिश पैतृकवाद की संज्ञा दी गई है। कई इतिहासकार इसे ब्रिटिश पैतृकवाद कहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश पैतृकवाद समझ में आया क्या है ये? ब्रिटिश पैतृकवाद का दृष्टिकोण इसे कहा जाता है और देसी रियासत क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप क्या हुआ? ब्रिटिश हस्तक्षेप अब औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद देखें तो 1921 में चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज 1921 में, समय लिख लीजिएगा, 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की गई, जो देसी राजाओं का मंच था एक, है ना, देसी राजाओं का एक मंच था और जिसकी अध्यक्षता कौन करता था? गवर्नर जनरल। इस मंच की अध्यक्षता गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। यह ब्रिटिश और जितने भी देसी रियासत हैं उनको जोड़ने का एक प्रयास था, है ना। जितने भी देसी रियासत थे और ब्रिटिश थे, इन दोनों का जोड़ने का प्रयास किया गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के माध्यम से, यानी कि जितने भी थे सभी को यहाँ पर क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया और इसके माध्यम से जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी शासन और देसी रियासत के बीच क्या किया गया? एक कनेक्शन बनाने का, है ना, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। 1927-28 की बात करें तो 1927-28 में बटलर समिति आती है ना। 1927-28 में बटलर समिति की नियुक्ति की जाती है, जिसका उद्देश्य देखें तो इसका भी उद्देश्य क्या था? परम सत्ता और देसी शासकों के मध्य संबंध को परिभाषित करना, यानी कि इसके माध्यम से जितने भी देसी रियासत थे उनको और जो परम सत्ता का विकास यहाँ पर किया गया, यानी कि ब्रिटिश शासक, इन दोनों के बीच में संबंध क्या होने चाहिए, इन संबंधों को परिभाषित करने हेतु ब्रिटिश समिति की नियुक्ति 1927-28 में किया गया और इसका भी मुख्य काम क्या था? दोनों के संबंधों को बताना। इसमें भी यही बताया गया कि हम तुम्हारे पिता के समान हैं, है ना। हम देखें तो मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा शब्द
मतलब आंसर लिखिएगा तो प्रयोग मत कीजिएगा। मतलब इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर संबंध को बताया जा रहा है कि देखो आप कहाँ हो, आपकी जो भूमिका है, आपसे ऊपर कौन है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप दोनों में अगर संघर्ष होता है तो आप दोनों खुद से संघर्ष ना करके दोनों हमारे पास आओ और हम क्या करेंगे, इस संघर्ष की समाप्ति हेतु जो भी समाधान होगा वो समाधान करेंगे। तो जो भी यहाँ पर देसी रियासत थे, है ना, ये बार बार यहाँ पर ये नीति, पैतृकवाद, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, बटलर समिति क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर देखें तो पहले जो देसी रियासत थी, देसी रियासतों की संप्रभुता कुछ न कुछ तो थी, अपने मर्जी से कर सकते थे। लेकिन यहां पर परम सत्ता की जब घोषणा हो गई, घोषणा के साथ ही सीधे तौर पर बोल दिया गया कि अब आपकी कोई संप्रभुता नहीं है, आप जो भी करेंगे बिना हमारे अनुमति के कभी नहीं करेंगे, आप सभी हमारे अधीनस्थ हैं। तो इन सब को लेकर देसी रियासत जितनी भी थी सब में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने हेतु चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई, बटलर समिति नियुक्त की गई, जिसके माध्यम से देसी रियासत और जो यहाँ पर संप्रभु है उन दोनों की संबंधों को यहाँ पर परिभाषित किया जा सके कि हमारे और आपके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और ये जो संबंध है, ये ब्रिटिश परम सत्ता का विकास जो हुआ ये 1947 तक बनी रही और माउंटबेटन योजना के माध्यम से ये समाप्त हुई। तब जाके जो देसी रियासत है वो वैधानिक रूप से स्वतंत्र हुए। तो ब्रिटिश परम सत्ता का विकास विचार कब आया? 1813 में, है ना। उसके बाद 1876 में नीति पारित की गई, उसके माध्यम से 77 में पहले दिल्ली दरबार के माध्यम से घोषणा किया गया, फिर दूसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार, और इन सब के माध्यम से ब्रिटिश परम सत्ता की घोषणा की गई। और ये अंततः कब तक चला? 1947 तक, और माउंटबेटन योजना आई, उसी के माध्यम से इसकी समाप्ति हुई और तत्पश्चात देसी रियासत जो थे वो वैधानिक रूप से मुक्त हो गए यहाँ पर, है ना। वैधानिक रूप से इनके अंतर्गत जो थे वो अब स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूं ब्रिटिश परम सत्ता का जो विकास टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब यहां पर बात करते हैं। हमने देखा था कि ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता की यहां पर स्थापना हो गई। तो स्थापना होने के क्रम में क्या उनकी सबल पक्ष रहे उसको थोड़ा सा यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर रखते हैं हम देसी रियासत और यहां पर रखते हैं हम अंग्रेज। अंग्रेज यहां पर विजय हुए तो जाहिर सी बात है यहां पर कुछ सबल पक्ष होंगे, और देसी रियासत यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय जितने भी भारत के क्षेत्र थे, है ना, इसको देसी रियासत से अच्छा होगा आप यहां पर लिख लीजिए अंग्रेज सबल पक्ष और भारतीय दुर्बल पक्ष। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण था। यही कारण था जिसकी वजह से अंग्रेजों की विजय हुई और भारतीय जितने क्षेत्र थे सभी अंग्रेजों के अधीन आ गए। यहां पर सबसे पहली बात हम अंग्रेजों के सबल पक्षों में कर सकते हैं पूंजीवादी। ये क्या थे? पूंजीवादी थे, जबकि भारतीयों का दुर्बल पक्ष था कि यहां पर ये पूंजीवादी रीजन था ही नहीं। दूसरा यहां पर बात करें तो दूसरा यहां पर क्या था? टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जबकि भारतीय दुर्बल पक्ष में यह भी था कि यहां पर टेक्नोलॉजी जो था वो लिमिटेड था, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड यहां था ही नहीं। तीसरी यहां पर देख सकते हैं हम इनकी जो कूटनीति थी, कूटनीति बहुत ही जबरदस्त प्रकार की थी, जबकि भारतीयों की देखें तो कूटनीति की लिमिटेशन थी, है ना। कूटनीति की यहां पर लिमिटेशंस थी। उसके बाद चौथा यहां पर देख सकते हैं जो इनकी मिलिट्री थी, है ना, सेना थी। सेना एकीकृत थी, ऑर्गेनाइज्ड थी, जबकि भारतीयों की देखें तो यहां पर भी क्या था? लिमिटेशन था। यहां की भी सेना ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। और भी यहां पर देख सकते हैं जैसे यहां पर इनका फाइनेंस, यानी कि
ब्रिटेन से फाइनेंस भी होता था, जबकि भारत में देखें तो यहाँ पर क्या था, इसका भी लिमिटेशन था। ये सभी कारणों को सम्मिलित करके हम प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि अंग्रेजों की जो विजय हुई, अंग्रेजों की विजय में अंग्रेजों के सबल पक्ष और भारतीयों के दुर्बल पक्ष की मतलब यहाँ पर चर्चा करें। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इन सभी आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें पूंजीवादी, तो अंग्रेज क्या थे, सबसे पहली कैपिटलिस्ट है ना, पूंजीवादी शक्ति थी, पूंजी बड़े मात्रा में थी, जबकि भारतीय पक्ष में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। ये भी एक अंग्रेजों के सबल पक्ष और भारतीयों के दुर्बल पक्ष के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करते थे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, युद्धों की ही बात करें तो युद्ध में भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। परिणामतः इनके कम सैनिक होने के साथ ही भारतीयों में अधिक सैनिक होने के बाद भी अंग्रेजों की यहाँ पर विजय हुई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर किया करते थे। अगला यहाँ पर देखिए कूटनीति। कूटनीति की अगर बात करें तो इनकी कूटनीति भी बहुत ही मजबूत थी। जैसे यहाँ पर प्लासी के युद्ध में क्या किए, इन्होंने षड्यंत्र कर लिया, षड्यंत्र के माध्यम से प्लासी को जीत लिया। 1760 में मीर कासिम के साथ संधि किए, ये भी इनकी महत्वपूर्ण कूटनीति थी। उसके बाद देखें तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से भी ये भी एक कूटनीति थी, जिसके माध्यम से राजस्व की क्या कर लिए, प्राप्ति कर लिए, द्वैत शासन लगा लिए, है ना। निजामत को क्या किए, निजामत को जो यहाँ का प्रशासन था वो राजाओं के हैंड में दे दिए और राजस्व खुद वसूल करे। ये सभी क्या है, इनकी कूटनीति है। कूटनीति में और भी देख सकते हैं, जैसे मैसूर के साथ जो तीसरा युद्ध किया अंग्रेजों ने, इसमें भी निजाम और मराठा को अपने तरफ मिला लिया, क्योंकि इससे पहले दो युद्धों में निजाम और मराठा किसके साथ, मैसूर के साथ थे। परिणामतः अंग्रेज यहाँ पर पहले युद्ध में तो बुरी तरह से हारे, है ना। तो तीसरे युद्ध में क्या किया, निजाम और मराठा को अपने कूटनीति के माध्यम से अपने अंतर्गत मिला लिया। ये भी इनकी कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। उसके बाद सहायक संधियां हमने बहुत सारी देखी, बहुत सारी सहायक संधियां, इन सब के माध्यम से भी, ये भी कूटनीति का ही एक पार्ट था, जिसके माध्यम से जितने भी देसी रियासत जिससे खतरा पैदा हो सकता था उन सबको अपने अंतर्गत कर लिया। तो कूटनीति भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जबकि भारतीयों की देखें तो कूटनीति बहुत ही कमजोर प्रकार की थी। उसके बाद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हमने सहायक संधि देखा, सहायक संधि के माध्यम से ही जितने भी क्षेत्र थे, है ना, सभी क्षेत्रों में अपनी मिलिट्री फैला रखी थी। साथ ही इनके मिलिट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, वो बहुत ही मजबूत थी, एकता थी, जबकि भारतीयों की नहीं थी। आप प्राचीन काल मध्यकाल से ही आप देखते आ रहे होंगे, यहाँ पर सेना बस संख्या दिखाने के लिए हुआ करता था, जबकि दक्ष सेना की अगर बात करें तो दक्ष सेना कहाँ, अंग्रेजों के पास थी। ये भी इनके एक सबल पक्ष के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। उसके बाद इनके पास वित्त थे, पैसे थे, फाइनेंस थे, परिणामतः इससे नई नई चीजें ये खरीद पाते थे, जबकि भारतीयों के पास देखें तो इसके भी दुर्बल पक्ष के रूप में, लिमिटेशन के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज स्टेट, यानी कि यहाँ पर देखें तो इनका जो क्षेत्र था, क्षेत्र क्या था, ऑर्गेनाइज्ड था। जितने भी क्षेत्र थे, जितने क्षेत्र पर इनका शासन था, उन सभी क्षेत्रों को ये क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड रखे थे। जबकि भारत में देखें तो क्या था, स्मॉल स्टेट, स्मॉल स्टेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर देसी रियासत देखने को मिले। तो ये भी क्या था, एक दुर्बल पक्ष के रूप में देख सकते हैं। और ये सभी कारण रहे जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज यहाँ पर अपनी शासन स्थापित कर सके और भारतीय जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे के अंतर्गत ले लिया और धीरे धीरे अपना विस्तार करके यहाँ पर ब्रिटिश परमसत्ता का विस्तार भी किया, विकास भी किया। ठीक है, तो आशा करता हूं ये दो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दो से देखें तो दो प्रश्न डायरेक्टली यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ये जो हम इतिहास का सेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर
इतिहास को ऑप्शनल लेवल पर रखें। ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ऑप्शनल लेवल तक का ही बता रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न भी देख सकते हैं। ऑप्शनल लेवल पर अगर इतिहास देखें तो ऑप्शनल लेवल पर जो भी इतिहास पढ़ते हैं एक प्रश्न के आधार पर एक टॉपिक करते हैं, और यहाँ पर भी जितना भी मैंने किया है हर टॉपिक से 10 से 20 प्रश्न निकाले जा सकते हैं अगर आप सही से देखें तो धीरे धीरे आप देखते रहिए। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्नों का उत्तर निकालना है, एक प्रश्न के ऊपर एक टॉपिक को हम कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे उसका अध्ययन कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अवश्य ही बताऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।